दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज आपके समक्ष एक मैं जवाब दे रहा हूं और मैं जवाब दे रहा हूं। एक अभी वीडियो आई है। इस वीडियो में हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाई है। और वो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ उसमें टिप्पणियां की हैं। सबसे पहले तो मैं अशोक वानखेड़े जी को ये कहना चाहूँगा कि आजकल डीप फेक्स भी काफ़ी हैं। यदि ये डीप फेक है उनका वीडियो, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से और जिस तरीके से लैंग्वेज का मॉड्यूलेशन होता है डीप फेक्स में, तो उसमें आप पता कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पोज देकर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो वीडियो है अशोक वानखेड़े जी का, जहाँ पर वो आप जो है ना, नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से उन्होंने पूरे उस वीडियो में, जो करीब 40 मिनट का वीडियो है, जिस तरीके से उनके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने शब्द कहे हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं और उनके एक एक पॉइंट को मैं लेकर चलूंगा आपके सामने और उनको जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे ही उन्होंने अपना भाषण, अशोक वानखेड़े जी ने शुरू किया, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के उच्चारण और इस तरीके के शब्द हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो 140 करोड़ लोगों के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और एक डिसाइसिव मेजोरिटी के साथ 2 बार प्राइम मिनिस्टर चुने जा चुके हैं, और ये पूरी उम्मीद है कि थर्ड टाइम भी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बनेंगे। तो सबसे पहले अशोक वानखेड़े जी ने कहा, तो वो मुद्दा था, उन्होंने कहा कि देखिए, मोदी जी में करेक्टर नाम की, चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, मोदी जी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, उसी वाक्य में उन्होंने कहा कि मोदी जी का व्यभिचार से भी कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं जो उन्होंने रेज किए हैं। ये बहुत ही भद्दे शब्द हैं और ये टिप्पणी भी बहुत ही एक तरीके से शोभा नहीं देते उनको। और अशोक वानखेड़े जी को अब मैं जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का चरित्र जिस तरीके से उजागर हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने जो गुजरात को एक गवर्नेंस मॉडल दिया है और सभी का साथ और सबका विकास के माध्यम से, और फिर उसके बाद में सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ में जिस तरीके से उन्होंने गवर्नेंस मॉडल गुजरात में, फिर उसके बाद पिछले 10 सालों में भारतवर्ष में, और फिर जियो पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने एक रोल मॉडल गवर्नेंस सिस्टम का दिया है, या फॉरेन पॉलिसी, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी का दिया है, तो उनका चरित्र बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर उनका उभर कर आया है। और एक ऐसे कमिटेड लीडर का और एक ऐसे सर्वेंट लीडरशिप जो बहुत ही आदरणीय है सभी को। और आज वो भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। करीब 17 से 18 कंट्रीज ने उनको अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको नवाजा है, उनको वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये अशोक वानखेड़े जी का आरोप बहुत ही निराधार है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर या उनकी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगा है। और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो ईडी द्वारा हो या सीबीआई द्वारा हो, या फिर जो है
एक तरीके से आईटी रेड्स जो हैं ऐसे लोगों को जो इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं या जीएसटी की चोरी करते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को देखते हुए मैं अशोक वानखेड़े जी का खंडन करता हूं, और ये मैंने उनको जवाब दिया है। तो वो इसमें सोचें अगली बार जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री को इन शब्दों से बुलाएं। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो स्लोगन दिया कि पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन इससे कोई लेना देना बीजेपी का नहीं है। मैं पार्टी पर ना जाकर जो एक बीजेपी के लीडर होते हुए एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आप देखिए, सर्टेनली एक पार्टी विद डिफरेंस है। आपने देखा है कि 60 सालों का जो मिसरूल कांग्रेस का रहा है, उसके बाद जिस तरीके से जो 10 साल में काम हुआ है हर एक क्षेत्र में, और सबसे बड़ा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का काम हुआ है, जिस तरीके से मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया है, जिस तरीके से 370 का एब्रोगेशन हुआ है, 3 तलाक हुआ है, जो रामलला का एक तरीके से जो विवादित विषय था पिछले 500 सालों से, और जो भारत की एक 85% मेजोरिटी जो है ना उनकी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था, तो उसको किस तरीके से उन्होंने इसको सॉल्व किया है। तो सर्टेनली उनकी जो पार्टी बीजेपी है, इस पार्टी विद डिफरेंस, और इसको सभी देशवासियों को आज ये पता है कि बीजेपी ही एक पार्टी विद डिफरेंस है। और इसको एक डिफरेंस देने के लिए मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी जो एक लीडरशिप है, उनका जो एक विजन है, और जो एक मिशन मोड में जो काम करने का उनका एक तरीका है, और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया अपनी बीजेपी की टीम के साथ, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, और जितने भी 17-18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जिस तरीके से नेतृत्व उनको दिया है, तो ये डबल इंजन की सरकार ने कह दिया, बता दिया है कि दिस इज द पार्टी विद डिफरेंस। अब मैं तीसरी बात, उन्होंने तीसरा कमेंट किया है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा, अब आरएसएस को भी मोदी जी से डर लगने लगा है, क्योंकि मोदी जी चाहेंगे कि आरएसएस भी उनके अकॉर्डिंग ही चले। तो ये भी एक बहुत ही निहायत वाहियात उनका एक तरीके से आरोप है, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा कैडर है, जो आरएसएस जो है ना वो राष्ट्र निर्माण में, और जिस तरीके से नेशनल अप्रोच है, वो एक बिल्कुल स्वायत्त एक संस्था है, और उसने मोदी जी का भी मार्गदर्शन करा है। और मोदी जी बहुत ही अरसे के लिए और आज भी एक कमिटेड आरएसएस के जो है वो एक तरीके से उसके वर्कर हैं, और उन्होंने काफ़ी उनके पदों पर काम किए हैं और बड़ा योगदान रहा है। तो ये अशोक वानखेड़े जी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, आरएसएस से माफ़ी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह के वाहियात जो हैं वो आरोप आगे ना लगाएं। अब चौथे उस पर मैं आता हूँ थोड़ा सा, कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक नाथ शिंदे को लाए हैं, राजस्थान में शर्मा जी को लाए हैं चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश में यादव में, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सीएम पद के लोग लाए हैं, वो सब एक तरीके से चाटुकार हैं, उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं है, और उनको ऐसे एक कमज़ोर सीएम को वहाँ पर लेके आए हैं। ये भी अशोक वानखेड़े जी का बहुत ही वाहियात एक तरीके से मैं कहूँगा। ये अशोक वानखेड़े जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि ये सभी भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का ये अटूट विश्वास है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नीचे से नीचे के कार्यकर्ता हैं, और जो पार्टी के साथ कमिटेड हैं, जो पार्टी के वर्कर्स, ग्रास रूट वर्कर्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, चाहे वो पॉपुलर रहा हो या ना रहा हो, तो सभी को साथ में लेते हुए और वर्कर्स का मार्गदर्शन करने देते हुए, और दूसरा जो है ना, कभी भी ये ना लगे कि कोई एक वीआईपी चेहरा ही इन चीज़ों पर पोस्ट पर बैठाया जाता है। तो इसी पॉलिसी के तहत इसी तरीके से जो पार्टी वर्कर्स एट लास्ट माइल, जो ग्रास रूट के वर्कर्स हैं, उन सभी को प्रोत्साहन देने के लिए और पार्टी विद डिफरेंस अगेन पैदा करने के लिए इन सभी को
उनकी योग्यता के अनुसार ही चुना गया है और वो बहुत ही योग्य हैं। और वो अशोक वानखेड़े जी भी देखेंगे कि वो अपने अपने प्रांत में किस तरीके का मार्गदर्शन आगे करेंगे और स्टेट के डेवलपमेंट एजेंडा को आगे डबल इंजन की सरकार के साथ आगे लेके जाएंगे। वो कहते हैं कि मोदी जी की निगाह सबकी तरफ पड़ती है, सबको वो हिला सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उनकी निगाह अमित शाह जी की तरफ नहीं पड़ती, होम मिनिस्टर की तरफ नहीं पड़ती। ये भी बहुत ही न्यायिक, एक बहुत ही, मैं उनको अशोक वानखेड़े जी को ये उनको सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमारे जो अमित शाह जी हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडर हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष होने के नाते या होम मिनिस्टर के नाते या किसी भी रोल में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया है और उनका बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष के लिए है। तो इस तरह की चीज़ें, और मोदी जी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप सभी को देखिए स्वात्य हैं, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, जिस तरीके से उनका चयन किया गया और जिस तरीके से वो सारे इंटरनेशनल फोरम पे इंडिपेंडेंटली बोलते हैं। हमारे जो एनएसए हैं वो इंडिपेंडेंट जाकर डिस्कशन करते हैं, इवन राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी, और नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पर इसी तरीके से, चाहे वो पीयूष गोयल जी हों, पुरी साहब हों, या अश्नवी वैभव जी हों, या और दूसरे सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सभी को स्वात्य है और वो सब अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। इसीलिए वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली पार्टी का एक ही विजन है और एक ही मिशन है और सभी की राय लेकर इवन जो 140 करोड़ लोग हैं उनसे भी सुझाव लिए जाते हैं। अभी बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें करीब 15 से 20 लाख के करीब सुझाव आए हैं, तो उन सभी को साथ में लेकर चलने का एक आगे वो है। तो इसमें ये कहना उनका बहुत ही गलत है। अभी आप देखिए कि आपने कहा कि कांग्रेस कैन नॉट फाइट द वार विद बीजेपी क्योंकि वो एक तरीके से प्रॉक्सी है, उनको वो जो है ना कह रही है। देखिए वो एक कांग्रेस की एक कमजोरी है, लेकिन प्रॉक्सी कहना तो नहीं मैं कहूँगा। लेकिन कांग्रेस एक लीडरशिप आजकल नहीं दे रही है, एक डायनेस्ट पार्टी की तरह से उभरी है। और जिस तरीके से 60 सालों में कांग्रेस ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि देश के लोग उनको माफ़ कर पाएंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि आगे इस सेंचुरी में, आगे डिकेड्स में भी कांग्रेस का कोई भविष्य है। अब अशोक वानखेड़े जी ने एग्जाम्पल दिया है कि देखिए उन्हें उम्मीद है रीजनल पार्टी से, जैसे कि ममता जी से उम्मीद है उन्होंने वेस्ट बंगाल में, अखिलेश जी से उम्मीद है उन्हें उत्तर प्रदेश में, और तेजस्वी से उम्मीद है उन्हें बिहार में। तो आप देखिए ममता जी ने जिस तरीके से रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, आज वो हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा से जिस तरीके से 25,000 वैकेंसी जो 16-17 में जिसका रिक्रूटमेंट का आदेश हुआ था और उनको नियुक्ति की गई थी, उन सभी में 5 से लेकर 15 लाख रुपए लिए गए हैं और उसको निरस्त किया गया है। कितने लोगों का नुकसान है और किस तरीके से 300, 400 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़ इस तरीके से टीएमसी के लीडर्स के घर छापों में वो रिक्रूटमेंट का पैसा जो है ना रिकवर किया है ईडी ने, और सीबीआई के भी छापे लगे। तो इन चीज़ों को देखकर और जिस तरीके से तेजस्वी की पूरी फैमिली, चाहे वो लालू जी के खिलाफ वो आज 4 चीज़ों में कन्विक्ट हो चुके हैं, आज वो पैरोल पे हैं अपनी हेल्थ के कारण, लेकिन जिस तरीके से कन्विक्शन उनका हो चुका है तेजस्वी की बहन के खिलाफ, उनकी मदर के खिलाफ, उनकी बहन के हस्बैंड के खिलाफ, जिस तरीके से रेलवे स्कैम की और जिस तरीके से जो घर दिल्ली में लिया है उसके खिलाफ जो उनकी जांच चल रही है वो आप सभी को पता है। इसी तरीके से अखिलेश जी का आपको पता है कि जब उनके राज में मुलायम सिंह यादव जी का जिस तरीके से सफाया में उनके पैतृक गांव में जिस तरीके से पैसा बर्बाद किया जाता था, कब करीब 200 से 300 करोड़, और जिस तरीके से जब उन्होंने उनकी पार्टी हारी और मुख्यमंत्री का निवास जो है उन्होंने खाली करा अखिलेश जी ने, तो मीडिया में एक बात उभर कर आई कि उन्होंने पानी की एक टोंटी भी वहाँ पर नहीं छोड़ी और टाइल्स भी जो है ना वो स्विमिंग पूल की उखाड़ के ले गए। ये मीडिया का कहना है, तो मैं उसी की रिमाइंड जो है ना अशोक वानखेड़े जी को कराना चाहता हूँ
कि ये है आपके रीजनल लीडर्स जिनकी आपने जो है एक तरीके से दुहाई दी है और जिनको बताया है कि वो शायद आगे निर्णायक जो है रीजनल पार्टी उसको गवर्नेंस दे सके, तो वो बिल्कुल नहीं दे सकते। वो करप्शन में सभी फैमिली लिप्त है, वो सिर्फ अपनी ही फैमिली की सोचते हैं, अपनी ही फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। तो देश के लोग उनको बिल्कुल नकार चुके हैं और उनको अभी कभी भी मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अशोक कुमार खंडे जी ने कहा है कि संसद आवारा हो चुकी है। हमारे स्पीकर जो हैं वो एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति को कहा है कि वो मूक हो गए हैं। ये मेरे ख्याल से संसद को आवारा कहना एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते अशोक वानखेड़े जी को बहुत ही एक शोभा नहीं देता है। और मैं फिर एक बार अशोक वानखेड़े से कहता हूँ कि मेरी वीडियो सुनने के बाद में यदि उन्हें लगता है कि उनकी वीडियो की कोई फेक वीडियो वो यूट्यूब या सोशल मीडिया में चल रही है, तो प्लीज़ उसको मुझे भी बताएं और फिर मैं भी उनसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस वीडियो का मैं उनकी का जवाब दे रहा हूँ वो वीडियो फेक है। तो इस तरीके के शब्द संसद के लिए बहुत ही अपमानजनक हैं। इस तरीके के शब्द जो है ना उन्होंने बोले हैं स्पीकर के अगेंस्ट या हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ, वो बहुत ही एक तरीके से उनको शोभा नहीं देते हैं और मेरे ख्याल से उन्हें सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए जल्दी से जल्दी। फिर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर को जो है ना नेगलेक्ट किया है, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने नेगलेक्ट नहीं करा है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार जब मणिपुर का मसला चल रहा था वहाँ पर गए और वहाँ पर सभी लोगों से डिस्कशन करके और जिस तरीके से जितनी भी अफेक्टेड पार्टीज़ थी, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, ग्रास रूट सभी जगह काम करके वहाँ पे शांति स्थापित करी। तो इस तरीके से जो मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और ये तो बिल्कुल मणिपुर का मामला जो है वो आदरणीय अमित शाह जी के साथ जुड़ा हुआ था, और जिस तरीके से कॉम्पिटेंस से उन्होंने मणिपुर का मामला हैंडल करा है वो बिल्कुल एक तरीके से जो है उसमें प्रधानमंत्री जी की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि वो भी अलग से वहाँ पर जाए। लेकिन उनके लिए नॉर्थ ईस्ट और सारे सभी स्टेट जो हैं हमारे प्रधानमंत्री के, आप देखिए बराबर हैं। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और जिस तरीके से फंड्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दी गई हैं वो बहुत ही, आप देखिए कि कांग्रेस के टाइम से कई गुना ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मणिपुर को नेगलेक्ट किया है। हमारी सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो मोदी जी को बहुत ही प्यारी हैं और उनका लगातार ये कोशिश रही है कि ये सभी स्टेट जो हैं वो डेवलपमेंट में बिल्कुल आगे रहें। और आप देखेंगे इन्हीं सभी स्टेट में जो बॉर्डर और एक तरीके से जो लास्ट विलेज था उसको प्रथम विलेज कह के किस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ये सभी एक तरीके से पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। अब आइए, उन्होंने कहा रेसलर की प्रॉब्लम, तो आप देखिए रेसलर की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया गया। उसमें समय लगता है और आप देखिए कि ऐसे लोगों को जो इन्वॉल्व थे उन्हें टिकट भी नहीं मिला है और कोर्ट में ये मामला है। तो आप कोर्ट के अभी वर्डिक्ट आने वाला है, उन्होंने रिजर्व कर लिया है, तो आप देखिए कि क्या आता है। और हमारी बहनें जो कॉम्पिटेंट हैं वो जो स्पेशली विनाश फोगाट है वो अभी जो है ना क्वालिफाई कर गई हैं, वो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, पेरिस ओलंपिक में। अभी आपने कहा कि पीएम कहते गुजरात में आपने जो है ना कोई नेशनल लॉ कॉलेज की एक हॉस्टल की घटना की। मैं फिर अशोक वानखेड़े से कहना चाहूँगा कि इस तरह की के आरोप लगाने के लिए उनको जो है ना प्रूफ देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता नेशनल लॉ कॉलेज के हॉस्टल में इस तरह की जो इंसिडेंट हुई हो जब चीफ मिनिस्टर मोदी जी वहाँ थे और उसको अच्छी तरीके से हैंडल ना किया गया। उन्होंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरा देश उनका परिवार है, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं है। ये भी अशोक वानखेड़े जी की बहुत ही गलत बात है, क्योंकि
अशोक वानखेड़े जी कहते हैं कि मोदी जी को सिर्फ बात चाहिए, जो उनकी प्रशंसा करते रहिए। बहुत ही गलत है। नरेंद्र मोदी जी वो हैं जहाँ पर आप देखेंगे पूरा अपोजिशन उनको सबसे ज़्यादा गालियाँ देता है, उनको भद्दी से भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं। और ये पूरा सोशल मीडिया में है कि किस किस अपोजिशन लीडर ने किस तरीके से उनके खिलाफ जो है ना हेट स्पीच दिए, किस तरीके से उनकी माँ के खिलाफ, उनके फादर के खिलाफ, उनके एक गरीब होने के खिलाफ, उनकी एक जाति के खिलाफ, उनकी एक एजुकेशन के खिलाफ, किस तरीके से उनका जो चाय का प्रोफेशन था, अपने फादर को हेल्प करते थे, उसके खिलाफ किस तरीके से भद्दी टिप्पणी की हैं। लेकिन मोदी जी इन सभी को अपने साथ में एब्जॉर्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो एक कमिटेड लीडर हैं। वो भारत को जो है ना एक महान भारत बनाते हैं और यही उनका मिशन है। तो अशोक वानखेड़े जी, आप भी इससे एक एग्जाम्पल लीजिए और इस तरीके के आरोप जो हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री पर ना लगाएं और उनसे आप माफ़ी मांगें। अब आपने एक एग्जाम्पल दी, जीएसटी का कलेक्शन जो है वो सिर्फ आईजीएसटी से का सबसे बड़ा योगदान है। और आपने कहा जो इंपोर्ट पर जिस तरीके से ये जीएसटी लगाई जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की इकोनॉमी के लिए नहीं अच्छा है। तो मैं आपसे बता सकूं कि इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बाहर की जो कंपनियां हैं या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से उनका कितना कंजम्पशन होना चाहिए, डिमांड सप्लाई, हमारे इंटरनल चीज़ों को, एक्सपोर्ट को, और इन सभी चीज़ों पर, प्राइसिंग पर और इन सब पे कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी के सभी माइक्रो और मैक्रो पैरामीटर्स वो अंडर कंट्रोल है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जो कांग्रेस के टाइम में डबल डिजिट में पहुंच गई थी। इसी तरीके से आज जॉब जो है वो सबसे, अनएम्प्लॉयमेंट जो 3.12 पर आ गई है। हमारी ग्रोथ रेट देखिए 6.8 पर, आईएमएफ ने 6.8% पे इस अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कर दी है। तो ये सभी चीज़ें, इन चीज़ का वो है कि जीएसटी की कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो बढ़ा है, उससे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसी बजट में अकेले करीब 11 लाख करोड़ का जो है वो प्रोविज़न करा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए। और यदि आप देखें कांग्रेस यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर 10 सालों में डेवलप किया गया, उसका पूरा बजट भी जो है ना वो 10 लाख करोड़ के आसपास था। और यदि हम 10 साल मोदी जी के शासनकाल में देखें एनडीए के रूल में, तो आप देखेंगे करीब 44 लाख करोड़ रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जो है ना गया है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए। आपने कहा कि रामलला का जो एक तरीके से वहाँ पर जो उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया, और मोदी जी ने जिस तरीके से 11 दिन का व्रत रखकर बहुत ही एक तरीके से बहुत ही पर्टिकुलर वे में एक रिलीजियस सेरेमनी को फॉलो करते हुए, और जिसमें बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उस तरीके से मोदी जी ने उसको निभाया। और वहाँ पर आपने कहा कि अयोध्या में जो 80 से 85 लाख दिए जलते हैं, उसमें जो तेल डाला जाता है, और वहाँ पर जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे बाद में जब देखना पड़ता है कि जब वो फंक्शन हो जाता है और वहाँ के दियों से थोड़ा थोड़ा तेल हमारी बच्चियों हुआ। ये आपकी टिप्पणी बहुत ही भद्दी है। ये देश को नीचे गिराने के लिए, कोई भी दिए में ऐसा तेल नहीं बचता है जहाँ पर कोई भी हमारी छोटी बच्ची वहाँ पर आए। सिर्फ रामलला का जो वहाँ पर मूर्ति का जो स्थापन हुआ, उसके दौरान ही जो वहाँ पर एक तरीके से व्यापार हुआ है, वो 1 लाख करोड़ रुपए के करीब हुआ है। और ये जो जिस तरीके से व्यापार हुआ है, वहाँ सभी को इसका फायदा हुआ है। अब आइए, आपने कहा कि डोनेशन जो है ना वो इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले वो कैश में लिया जाता था, ब्लैक का काफ़ी वो था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया और ये बिल्कुल एकदम से वाइट में पैसा आया है, और वो सभी पार्टी को बराबर मिला है। बीजेपी 18 स्टेट में है, बीजेपी के एमपी की स्ट्रेंथ देखिए, वहाँ पे एमएलए की देखिए।
तो कांग्रेस के मुकाबले, टीएमसी के मुकाबले काफ़ी, और जो डीएमके है उनके मुकाबले यदि आप देखेंगे तो बीजेपी का हिस्सा तो और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो कम है। लेकिन अभी भी इसमें कोई ना कोई प्रावधान जो है ना ऐसा लगाया जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को यदि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है तो उसमें कैश के फ्लो को फिर से रोका जाएगा, और कोई ना कोई प्रावधान जैसे या तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से या और किसी स्कीम के माध्यम से ऐसे लाया जाएगा कि वो सारा डोनेशन अकाउंटेबल हो सके। अभी आपने दूसरा बताया कि आपने यहाँ तक कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री को बेशरम कहा, और आपने कहा कि उन्होंने सभी कुछ बेच खाया है। तो ये आपकी बहुत ही भद्दे टिप्पणी है, ये आपका बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, और मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट यदि आप इस तरीके के एक वहाँ पर जो पब्लिक बैठी हुई है जिसको जो है ना आप हॉल के अंदर जो एड्रेस कर रहे हैं, यदि आपने वहाँ पर कि इसमें आपने को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हमारी बीजेपी के जो पार्टी के अधिकारी हैं वो आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लें। तो ये आपको प्रधानमंत्री को बेशर्म कहना कि सभी कुछ बेच खाया है, ये बहुत ही आधारहीन है। इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है, और इसके लिए आपको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से जो भी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन किया गया है या जो लॉस मेकिंग थे उनका जो उनकी जो सेल हुई है, वो बहुत ही सोच विचार के बाद में पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद में सारे ही डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन हुए हैं, और वो देश के आगे बढ़ने में जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में वो काफ़ी योगदान कर रहे हैं। आपने उनको जो है ना नपुंसक तक कहा, कि आपने कहा कि यदि नपुंसकों को आगे भेजा जाएगा तो कैसे सरकार, ये भी आपकी बहुत ही भद्दी टिप्पणी है। और मेरे ख्याल से ये आपको, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को, मुझे तो बहुत ही एक तरीके से शर्म मुझे आ रही है कि आप जो है ना उसमें किस तरीके से ये चीज़ें बोल पा रहे थे। अशोक वानखेड़े जी, यदि आप अपना चाहते हैं कि भारत के लोग जो है आपकी रेस्पेक्ट करें या मेरे जैसे लोग आपकी बात सुने और इस तरह की मैं वीडियो ना बनाऊं, तो प्लीज़ आप जो है ना एकदम से इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए, और आपके जो ये जितने भी शब्द आपने इस वीडियो में कहे हैं उनको आप तुरंत से तुरंत जो है ना वापस लीजिए। या मुझे ये बताइए कि आपका ये फेक वीडियो था, तो उसमें भी आप मुझे बताइए, जिससे मैं भी अपनी वीडियो को विड्रॉ एकदम से तुरंत करूं और आपसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल फेक वीडियो काफ़ी बन रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी पार्टी और मोदी जी जो हैं फासिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं और ये धर्मांध लोग हैं। आप देखिए, आपने कम से कम 85 करोड़ हिंदुओं की जो भारतवर्ष में है, बल्कि सॉरी नॉट 85 करोड़, 1,10,000 करोड़ जो हिंदू जो हैं, वो 110 करोड़ हिंदू जो भारतवर्ष में हैं और 15 करोड़ जो बाहर हैं, उन 125 करोड़ हिंदुओं के जो आस्था का सवाल है, आपने उस पर कठोराघात किया है, और ये आघात इतना गहरा आपने किया है। आपके जो शब्द हैं वो जिस तरीके से आप धर्मांध कहते हैं, तो आप जरा दूसरी तरफ देखिए कि अपोजिशन के लीडर किस तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट करते हैं। जो रीजनल लीडर्स का आपने नाम लिया है वो किस हद तक गए हैं कि आज वो मोदी जी के खिलाफ और मोदी जी की हेट में वो हमारे देश से हेट करने लगे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा और उसको आप करिए। फिर आपने हरिशंकर परसाई की एग्जाम्पल दी। उन्होंने, आपने कहा कि हरिशंकर परसाई जी ने एक बार कहा था कि डोनेशन लेने वाले को, डोनेशन देने वाले को एक दूसरे की स्किन से, उनकी त्वचा से गंध आ जाती है और वो समझते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एक लेता है और एक देता है। और आपने तो नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ तक गए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी सूंघ दूसरे की त्वचा में पैदा कर देते हैं कि उसको बाध्य होना पड़ता है कि वो डोनेशन करे। ये भी बहुत ही आपकी जो है ना एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी, ये आपको शोभा नहीं देता। इस तरह की लैंग्वेज जिस तरीके की आपने यूज़ करी है, और आपने कहा है कि डोनेशन के लिए जो हथियार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है,
या आईटी को भेजकर जो है ना उनको डराया जाता है, ये आपकी बहुत गलत बातें हैं। ये स्वायत्त संस्था है, ये अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन बॉडीज़ हैं भारतवर्ष की, और ये बहुत ही एफिशिएंसी से और सुगमता से काम आज कर रही हैं, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही हैं। तो ये आपकी जो टिप्पणी है, सारी की सारी टिप्पणी इस वीडियो में बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप तुरंत अपनी ये सारी टिप्पणियाँ वापस लें और बिल्कुल अनकंडीशनल अपॉलजी दें। आप माफ़ी मांगें आदरणीय प्रधानमंत्री और सभी लोगों से जिनके खिलाफ आपने इसमें आपने कहा कि पीएम डरपोक है। ये आपकी बहुत ही निहायत एक इतनी निंदनीय आपने एक टिप्पणी की है। आज वो हमारे इतने प्रधानमंत्री इतने डिसाइसिव हैं, चाहे आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन देखिए, चाहे वो 370 का जो डिसीजन है, लोग कह रहे थे पूरे देश में आग लग जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, तो ये सभी जिस तरीके से डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक बालाकोट में करी, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करी म्यांमार के बॉर्डर पे, जिस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है, या हमारा जो पोस्चर वो यूक्रेन और रूस युद्ध में रहा है, या इसराइल और पैलेस्टाइन मामले में जिस तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच रही हैं, या अब हमारी जो भारतीय नौसेना है जिस तरीके से हमारा जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको सपोर्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरीके से हमारे जो आदरणीय हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से इंटरनेशनल फोरम पर किस तरीके से बोलते हैं अधिकार के साथ और बोल्डनेस के साथ किस तरीके के जवाब देते हैं, तो ये आपकी टिप्पणी निहायत ही निंदनीय है और अपमानजनक है देश के प्रति, और ये बहुत ही गलत है, और इस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने कहा कि एक बार एक और एग्जाम्पल दी है, डरपोक की एग्जाम्पल देते हुए, कि जब मोदी जी एक बार चीफ मिनिस्टर थे और वो अपने घर पर थे उस सीएम हाउस में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मोदी जी अचानक वहाँ से निकले और कहने लगे कि अंदर किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है, बॉम्ब। और लेकिन वो घटना थी कोई एक ट्रक का टायर जो है ना पास में कोई बाईपास थी सीएम हाउस के पास में, वहाँ पर फटा था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ट्रक का टायर ब्रस्ट हो आस पास की लाइन में आप जाकर देखिए, और इस तरीके की गलत बातें आप जनता के समक्ष मत रखें, और इस तरीके के झूठ का प्रचार आप बिल्कुल मत करें। तो फिर लास्ट में मैं एक बार अशोक वानखेड़े जी आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपने भद्दी, निंदनीय और बिलो द बेल्ट हिट करने वाली जो टिप्पणियाँ और जिस तरीके से आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपने कहा है अपनी वीडियो में, इन सभी को आप तुरंत एकदम वापस लें और आप अनकंडीशनल एक अपॉलजी दें उनको, और जनता के सामने भी आप माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने एक बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है। जिस तरह के शब्दों का आपने इस वीडियो में आपने प्रयोग किया है वो निंदनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो आपको भेजूँगा, और यदि आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया, कोई फेक वीडियो बनाकर कोई किसी पार्टी के आईटी सेल या कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट ने यदि आपके नाम से वो वीडियो बनाया है, क्योंकि फोटो आपका आप खड़े होकर एक सभा में बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो है। यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझे भी बताएं, जिससे मैं तुरंत अपनी इस वीडियो को वापस ले सकूं। लेकिन यदि सही है तो आप मेरा सुझाव माने, और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के कारण आपका देश के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस तरह की भद्दे टिप्पणियाँ आपने उस पूरे भाषण में करी हुई हैं वो बहुत ही निंदनीय है, उसको किसी तरीके से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आपसे फिर एक बार यही अनुरोध है कि अपनी टिप्पणियाँ वापस लें और आप आदरणीय प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगें। धन्यवाद।